हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह आपकी होस्ट एंड दोस्त। साथी कहिए, दोस्त कहिए, फ्रेंड्स कहिए या फिर शिक्षक कहिए, जिस भी रूप में आप मुझे मानते हो। मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ ताज़ा तरीन बॉटनी के क्वेश्चन लेकर। पढ़ाने का मेथड जो मैंने आपसे पूछा था, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया कि जैसे लास्ट वीडियो पड़ी थी वो ज़्यादा अच्छा था। तो इसी तरह से हम लोग अब आगे के वीडियो को डिस्कस करेंगे। बस इसी तरह आप लोग जैसे कल के वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स किए, अपने कमेंट के माध्यम से, अपने लाइक के माध्यम से, अपने शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से, उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए टीजीटी पीजीटी लेवल की कोई भी वैकेंसी हो, सब में इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भी आपका स्वागत है। बस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए कल का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश की और लगभग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को एरोइक रिस्पायरेशन का प्लेस कहा जाता है, स्थल कहा जाता है, साइट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है क्लोरोप्लास्ट। और वहीं अगर आपको बात करें राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जैसी प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, और पौधे हो या फिर ह्यूमंस हो, सब में ऊर्जा प्रोवाइड करवाने का कार्य कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। वही बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी पे जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यही राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसी पे मौजूद होने के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये स्मूथ होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी की कोस ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसे साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन निर्धारण के लिए लेगुमिनेसी पौधे में नवनिर्मित जड़ ग्रंथियां किसके कारण लाल रंग की होती हैं? न्यूली फॉर्म रूट्स नोड्यूल्स इन लेगम्यूनोसैक्स प्लांट बाय राइजोबियम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन आर रेड इन कलर ड्यू टू। ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, फेरस कंपाउंड या फिर फेरिक कंपाउंड। आप ऑप्शन देखिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की भी कोशिश किया करिए, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बस क्वेश्चन नंबर और उसके ऑप्शन जैसे 251 का बी इस तरह से टाइप कर देंगे तो भी हम आपको बता देंगे आपका जवाब सही था या गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेग हीमोग्लोबिन। बहुत जल्द हम आप लोग को थ्योरी वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं और लाइव के माध्यम से। बस उसके लिए आप लोग के सहयोग और साथ की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत जल्द लाइव वीडियो थ्योरी का भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन है क्या? तो यह एक अद्वितीय प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति के कारण रूट नोड्यूल्स पिंक या फिर रेड कलर के दिखाई देते हैं। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थितीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है, हेल्प करता है। जिसमें ये नहीं पाया जाता लेग हीमोग्लोबिन, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को नहीं मिलता है। अब लेग हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? तो जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, जैसे पल्सेस हो गया, दाल हो गया, राजमा हो गया, इन सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और ये है क्या? ये एक प्रोटीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच among which amongst the following is not a limiting factor in photosynthesis। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लाइट, कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर जो नहीं है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह बात किसने बताई थी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। क्या नाम था? ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जब 1905 में इन्होंने एक नियम दिया। किसने? ब्लैकमैन ने। इन्होंने एक नियम दिया। वह नियम क्या था? इन्होंने कहा जब किसी जैविक कारक अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर को एक से अधिक कारक प्रभावित करेंगे तो उस क्रिया की दर में सबसे कम मात्रा में जो उपस्थित होने वाला कारक पर निर्भर करती है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर किन किन कारकों पर निर्भर करेगी? तो सबसे पहले एक होगा बाह्य कारक और एक होगा आंतरिक कारक। अब बाह्य कारक में क्या क्या आएगा? तो बाह्य कारक में आपका हो गया लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये तो बाह्य कारक हो गए। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं, तो आंतरिक कारक जो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सेल्स में जो संचित भोजन होते हैं, पत्तियों की आंतरिक संरचना, जीवद्रव्य संबंधित कारक, ये सभी आंतरिक कारक आते हैं जो हमें पत्तियों में पौधों में ही मिले, वो आंतरिक यानी इंटरनल फैक्टर हो गए। और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हो गए? जो हमें वातावरण से मिले, जैसे लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जो हमें वातावरण से लेना पड़े यानी पौधों को वातावरण से लेना पड़े। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रिलीज करते हैं, लेते तो है नहीं, इनटेक तो करते नहीं है, और टेक करते हैं, तो ये जो है लिमिटिंग फैक्टर में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में उच्च पादपों द्वारा होता है? द परसेंट ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय हायर प्लांट इज 10%, 50%, 100% या 1 और 2%। अब आप सोच रहे होंगे कि उच्च पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा प्रयोग करते होंगे, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा यूज करते होंगे, चलो 100% मार्क का देते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है 1 या 2% ही जो है बड़े पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का यूज जो है वो 1 या 2% ही कर पाते हैं। लगभग 10% प्रकाश ऊर्जा दूसरे कार्यों में व्यक्त होती है। ये एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, उन्होंने बताया था कि ऊर्जा जो है ये केवल 10% ही एक जगह से दूसरे जगह पे प्रतिस्थापित हो पाती है। ठीक है, और जो 80% ऊर्जा है ये पत्तियों द्वारा अवशोषित की जाती है, 10 से 15% भाग परावर्तित होता है, 5% भाग परागत हो जाता है, अवशोषित प्रकाश में कुछ ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। ठीक है, बाकी 1 या 2% जो है वो हायर प्लांट्स के द्वारा ऊर्जा के रूप में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन ग्रहण करता है? एनएडी, एनएडी मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, या फिर यही देखिए, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन ग्रहणकर्ता कौन सा है? एनएडी। एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएडी का फुल फॉर्म है निकोटिने निकोटिनेमाइड एडेनिन निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? तो यह एक प्रकार का हाइड्रोजन ग्रहण करता है। NAD+ एक धनात्मक आवेश युक्त आयन होता है तथा यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। हैच एंड साल्क चक्र से एक क्वेश्चन LT ग्रेड में भी आया हुआ था और ये PGT बॉटनी, मैं आपको दिखा देती हूँ, PGT बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये इस बार UP LT ग्रेड की पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है, हैच और साल्क चक्र हैज एंड साल्क साइकिल इन C4 प्लांट्स टेक प्लेस इन द सेल ऑफ। हैच और साल्क चक्र C4 पौधों की किन कोशिकाओं में होता है?
तो सबसे पहले आप हमें बताइए C4 पौधे कौन से हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया कि C4 पौधे के अंतर्गत कौन से प्लांट्स को रखा जाता है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा कि C4 पौधों के अंतर्गत किसको रखा जाता है। क्या वो आम के पौधे हैं, गन्ने हैं, नीम के पौधे हैं, कौन से पौधे को C4 के अंतर रखा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या फिर वो दलहनी पौधे हैं, कौन से पौधे हैं, ठीक है, या फिर वो फ्लावर्स हैं, ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ऑप्शन आपके सामने दिया है हैच और साल्कचक C4 पौधे की किन कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन है बंडल सीथ, जाइलम पैरेन्काइमा, मीजोफिल या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें बहुत से हरे पौधे जैसे C4 पौधे, अब मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगी, अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगी तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें C4 पौधे में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितीकरण 2 बार होता है। प्रथम बार मीजोफिल में होता है। मीजोफिल कोशिकाओं में हैच और स्केल चक्र या C4 चक्र द्वारा, और दूसरी बार जो होता है वो बंडल सीथ में होता है। दूसरी बार किस में होता है, बंडल सीथ में होता है, ठीक है। और बंडल सीथ कोशिकाओं में C3 चक्र के द्वारा होता है, जिसे कैल्विन चक्र कहा जाता है। तो पहला C4 चक्र के द्वारा मीजोफिल में होता है, और अगर C3 चक्र के द्वारा पूछ लिया जाए तो ये बंडल सीथ में होता है। अब C4 पौधे कौन से होते हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हैच और साल्क चक्र C4 पौधों की किन कोशिकाओं में होता है, मीजोफिल में होता है। मीजोफिल या फिर हैज़ या स्लैग चक्र या C4 चक्र कहें, इसके द्वारा मीजोफिल में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए C3 चक्र जिसे कैल्विन चक्र कहा जाता है, ये किस में होता है, ये बंडल सीथ में होता है, ठीक है। पौधों का कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितीकरण 2 बार होता है C4 प्लांट्स में, ठीक है। बहुत सारे हरे पौधे जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितीकरण 2 बार होता है, एक मीजोफिल में हैज़ स्लैग चक्र या फिर C4 चक्र के माध्यम से, दूसरा बंडल सीथ में C3 चक्र या कैल्विन चक्र के माध्यम से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे द्वारा पर्सनली किया जाता है। साथ ही अगर आपको ज़्यादा डाउट हो, कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल ओपन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पीजीटी बॉटनी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, हिल रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ। हिल प्रक्रिया एक हिस्सा है, हिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कौन सा है, PSI, PS सेकेंड, PS थर्ड या डार्क रिएक्शन, सॉरी PS1, PS सेकेंड। यहाँ पे PS का क्या मतलब है, तो फोटो सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम थर्ड या डार्क रिएक्शन, हिल रिएक्शन का कौन सा एक हिस्सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड जो है ये हिल रिएक्शन का एक हिस्सा होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये हिल रिएक्शन क्या है। तो हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन जल से प्राप्त होता है। ये दोनों क्रिया प्रकाश तंत्र यानी फोटो सिस्टम सेकेंड के अंतर्गत संपन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जल जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो जल से निकले और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विलगित हो जाए, अपचयित हो जाए, जल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोनों ही ये दोनों क्रिया फोटो सिस्टम सेकेंड के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द नेट गेन ऑफ ATP इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज टू 2 पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में शुद्ध प्राप्त ATP कितना है, 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल। अगर 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहा है तो ग्लाइकोलिसिस की अगर प्रक्रिया हो रही है तो शुद्ध प्राप्त ATP कितना है, 6, 4, 3 या 2। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4। ग्लाइकोलिसिस में ATP के 4 अणु बनते हैं, किंतु ATP के 2 अणु फास्फोलीकरण की अभिक्रिया में खर्च हो जाते हैं, इसलिए ग्लाइकोलिसिस की पूर्ण अभिक्रिया में 4-2 यानी कि 2 ATP का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अच्छा कितने ATP का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बनते कितने हैं, 4 बनते हैं, लेकिन जब फास्फोरिजाइशन होता है, फास्फोलीकरण होता है तो 2 ATP माइनस हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ठीक है। और बचते कितने हैं, 2। शुद्ध लाभ यानी कि आपसे पूछा है नेट गेन कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडर मिस्टेक हो गया था मुझसे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइनाइड कोशिकीय श्वसन को रोकता है क्योंकि, साइनाइड इनहिबिट सेलुलर रिस्पायरेशन बिकॉज। साइनाइड सेलुलर रिस्पायरेशन को क्यों रोकता है, पहला या पार्विक अम्ल से संबंधित है,
दूसरा, यह NAD को बांधता है, या फिर यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ अघुलनशील कॉम्प्लेक्स बनाता है। लास्ट, यह माइटोकॉन्ड्रिया को बाधित करता है। कौन सा ऐसी वजह है जिसके कारण जो साइनाइड है ये सेलुलर रिस्पायरेशन को रोक देता है और व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये इफ फॉर्म अनडिजॉल्व कॉम्प्लेक्स विद साइटोक्रोम ऑक्साइड। यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ अघुलनशील कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, इससे धात्विक आयन से जुड़कर एक अघुलनशील कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अणु उत्क्रमणीय होता है, अर्थात यह टूटता नहीं है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज श्वसन श्रृंखला का एक एंजाइम है। इस अगर ये रुक जाए, इसमें इनहिबिटेशन हो जाए तो क्या होता है, तो व्यक्ति या फिर एनिमल या फिर जंतु या फिर प्लांट, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद जितने भी अभी तक पॉइजन ज्ञात है उसमें से सबसे खतरनाक में से एक साइनाइड को माना जाता है। साइनाइड को आज तक कोई टेस्ट करके ये नहीं बता सका कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है, इतना घातक होता है। अगला क्वेश्चन है, फलों के पकने के दौरान श्वसन की दर अधिक होती है क्योंकि द राइज ऑफ रिस्पायरेशन ड्यूरिंग फ्रूट रैपनिंग इज टर्म्ड एज। फलों के पकने के दौरान श्वसन दर है वो अधिक होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? फ्रूटियन राइज के कारण, क्लाइमेटिक राइज के कारण, मेटाबॉलिक राइज के कारण, या क्लाइमेरिक राइज के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइमेटेरिक राइज के कारण। एथिलीन से अनुक्रिया करने वाले फलों के पकने के ठीक पहले श्वसन में अधिक वृद्धि होती है। इस दौरान एथिलीन का उत्पादन सामान्य से लगभग 100 गुना हो जाता है। इस प्रकार श्वसन के दर अधिक वृद्धि को क्लाइमेटेरिक वृद्धि या फिर ऐसी घटना प्रदर्शित करने वाले फलों को क्लाइमेटेरिक फ्रूट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फल पकाने वाले हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो फल पकाने वाला जो हार्मोन्स होता है इसे एथिलीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होना कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ द फैट इन कार्बोहाइड्रेट इज टर्म एज हेक्सोमोनोफॉस्फेट ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लॉक्सिलेट साइकिल, या फिर ग्लिसरॉल साइकिल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लॉक्सिलेट साइकिल। ग्लॉक्सिलेट चक्र पौधों में वसा उपचयन यानी फैट कैटामॉलिज्म बॉलिज्म का एक प्रमुख उपचायक मार्ग है, यानी मेटाबॉलिक पाथवे है। इसके अंतर्गत वसा का कार्बोहाइड्रेट अर्थात सुक्रोज जो होता है उसमें रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया के लिए ग्लैक्सिसोम नामक पादप अंग यानी प्लांट ऑर्गेनेल सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का पर ऑक्सीसोम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज सबसे पहले परिवर्तित होता है। द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज फर्स्ट कन्वर्ट किसमें होता है? नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्रेट टू अमोनिया, या फिर अमोनिया टू नाइट्राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज सबसे पहले किस में परिवर्तित होता है? तो यह नाइट्रेट से नाइट्राइट में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी NO3 से ये NO2 में परिवर्तित होता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एज़ोटोबैक्टर वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एज़ोटोबैक्टर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रो किसके द्वारा? सिम्बायोटिक प्रोसेस, नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस, या मैकेनिकल प्रोसेस? किसके द्वारा एज़ोटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस। एज़ोटोबैक्टर गैर सहजीवी प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण यानी फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन स्थितीकरण की प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का परिवर्तन भिन्न यौगिकों के रूप में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूम पौधे में नोड्यूल्स वर्णक युक्त होते हैं जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स कंटेन अ पिगमेंट्स विच स्ट्रक्चरली सिमिलर टू क्लोरोफिल, जेंथोफिल, प्रोटीन, या हीमोग्लोबिन? जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनमें जो नोड्यूल्स पिगमेंट होते हैं वो किसके समान होते हैं? सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। फलीदार पौधे यानी कि लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो संरचना में यानी स्ट्रक्चरल रूप से हमारे ह्यूमन में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका कार्य जड़ ग्रंथि यानी रूट नोड्यूल्स में ऑक्सीजन का संचरण करना होता है। जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, उसी तरह ये भी ऑक्सीजन का संचरण करते हैं। यह नाइट्रोजन स्थितीकरण में विशेष रूप से सहायक हैं। जिन गांठों में यह नहीं होता है वे नाइट्रोजन स्थितीकरण नहीं कर पाते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण जीवाणु प्रायः जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं वो कौन से हैं? वो कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, पूछा है इनमें से वो कौन सा जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। पहला दिया है नाइट्रोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम या फिर इकोलाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों ऐसे जीवाणु हैं जो NH3 यानी अमोनिया को नाइट्रेट यानी NO3 में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि नाइट्रोजन चक्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। अगर पूछा जाए अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित होना ये किस साइकिल के कारण होता है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल के कारण होता है। इस प्रकार नाइट्रीकरण जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है ये भूमि में नाइट्रेट यौगिकों की उपलब्धता बनाए रखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप ऊतक में परिवहन की प्रक्रिया में DPD को विकसित करने की जरूरत होती है। यहाँ DPD से क्या तात्पर्य है? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टिश्यू DPD इज रिक्वायर्ड टू डेवलप्ड। DPD मीन्स, DPD का क्या मतलब है, यानी DPD का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को विसरण दाब न्यूनता यानी कि DPD विसरण दाब न्यूनता के डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर बात करें OP क्या होता है, तो OP होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब। अगर आपसे पूछा जाए TP क्या होता है, तो TP को टर्गर प्रेशर कहा जाता है और DPD का फुल फॉर्म क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे TP पूछ ले तो टर्गर प्रेशर, OP पूछ ले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पादप ऊतकों में परिवहन की प्रक्रिया में DPD को विकसित करने की जरूरत होती है और DPD का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं जो दिन व रात को खुले होते हैं परंतु कुछ घंटों के लिए सूर्यास्त के पश्चात बंद रहते हैं। यानी वो दिन में भी खुले होते हैं और रात में भी खुले होते हैं, लेकिन जब संध्या का टाइम होता है, सायकाल का टाइम होता है, सूर्यास्त का टाइम होता है, उस समय कुछ काल के लिए वो बंद रहते हैं, तो उसे पोटैटो टाइप कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले की वीडियो में पोटैटो टाइप, टोमेटो टाइप सारे टाइप मैंने आपको बताया था, आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पोटैटो टाइप, टोमेटो टाइप दिन रात में खुले रहते हैं, केवल सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम को कुछ टाइम के लिए बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, JC बोस द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत यानी एसेंट ऑफ सैप पौधे में और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पंदन सिद्धांत, पल्सेटेशन थ्योरी। स्पंदन सिद्धांत यानी पल्सेटेशन मूवमेंट थ्योरी या फिर इसे पल्सटिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा 1923 में दिया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइड चेन के साथ प्यूरिन यानी कि एडेनिन रिंग वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली में शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया जिसे काइनेटिन कहा गया। रासायनिक प्रकृति में यह N6 परफ्यूलिन अमीनोप्यूरिन है। ठीक है, यह पदार्थ कोशा विभाजन यानी सेल डिवीजन में बढ़ता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं जिसमें सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जिसमें सहायक कोशिकाएं यानी हेल्पिंग सेल जो होती हैं, सब्सिडरी सेल जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, ऐसे स्टोमेटा को क्या कहा जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एमेनोमाइसिटीज। अमेनोमाइसिटीज कहा जाएगा। ठीक है, जब रंध्र में आकृति के आधार पर विभेदित सहायक कोशिकाएं यानी सब्सिडरी सेल अनुपस्थित होती हैं तो उसे अमेनोसिटीज कहा जाता है, अमेनोसिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता जो PS सेकंड से जारी किया जाता है कौन सा होता है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।